हाय स्टूडेंट, आज आप लोग के लिए 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर 10 है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। उसके कुछ ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव है निम्न में कौन सा ग्रेनाड अभिकर्मक है। तुमको पता है कि ग्रेनाड अभिकर्मक क्या होता है कि एक तरफ आर ग्रुप लगा रहता है, उसके बीच में क्या होता है Mg होता है। ठीक है, एक तरफ हमारा हेलोजन ग्रुप यानी लगाता है Br। ठीक है, एक ग्रेनाड अभिकर्मक है, Br लगा होगा, एक तरफ Mg होगा, एक तरफ R ग्रुप में कुछ भी हो सकता है। R ग्रुप जैसे CH3 हो जाएगा, Mg होगा, फिर इधर Br लगा रहेगा। तो ये ग्रेनाड अभिकर्मक है। तो इसमें कौन सा दिख रहा है आपको? ये तो है नहीं, क्योंकि N सोडियम है, यहाँ पर Mg चाहिए, यहाँ भी सोडियम है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों नहीं होगा। फिर यहाँ पर ये देखिए CH3, ये R ग्रुप है, ये Mg है, Br है, यानी सी नंबर ऑप्शन सही होगा आपका। इसको ग्रेनाड अभिकर्मक कहा जाता है। सीधे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है ग्रेनाड अभिकर्मक किसे कहते हैं। यहाँ R ग्रुप के पास कुछ भी लगाओ, अब CH3 लगा, यहाँ पर हो सकता है कि C2H5 लगा हो R ग्रुप, तो भी क्या होगा ग्रेनाड अभिकर्मक होगा। R यहाँ ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं आपके, जैसे CH3 एक R ग्रुप है, उसी तरह C2H5 एक R ग्रुप है, उसी तरह अगर C3 ले लें तो 3 दूना 6, 6 तो 8, यानी इस जगह 7, ये भी एक R ग्रुप है। तो इसके साथ में देखिए Mg लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है, ये आर है। जहां भी ये आर हो, Mg Br हो, इसको बोलते हैं ग्रेनाड अभिकर्मक। दूसरा है SN2। अब SN2 को इस तरह भी लिखा जाता है। ठीक है, SN2 को ऐसे भी लिखा जाता है, S छोटा n नीचे 2, इसका भी लिखा जाता है। तो SN2 अभिक्रिया की कोटि कितना होता है? तो पता ही SN2 अभिक्रिया की कोटि हमेशा क्या होता है? 2 होता है, हमने पढ़ा था। अभिक्रिया कोटि 2 होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए R जो होता है, ये R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Rx का एक्टिव मास, और इसके बाद जो न्यूक्लियोफाइलिक आता है, न्यूक्लियोफाइल जो आता है वो होता है। देखिए अब यहाँ अभिक्रिया की कोटि कितनी है? 1, 2। तो अभिक्रिया कोटि क्या होता है इसमें? 2 होता है। उसके बाद है हेलो एल्केन जल में होता है। तो हेलो एल्केन हमने बताया था कि जल में क्या होता है? अविलय होता है। हमेशा क्या होता है? अविलय होता है। हेलो एल्केन जल में अविलय होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर में दे रहा क्वेश्चन में, 4 नंबर क्वेश्चन SN2 अभिक्रिया से होता है। देखिए अब SN2 अभिक्रिया से क्या होता है? ठीक है, SN2 अभिक्रिया से होता है। ठीक है, SN2 अभिक्रिया से क्या होता है? SN2 अभिक्रिया से केवल प्रतिलोम होता है। ठीक है, केवल प्रतिलोम होता है SN2 अभिक्रिया से। आपका ये 4 नंबर। हाँ, ये केवल प्रतिलोम थोड़ा सा वीडियो के अंत में ये बताएंगे कि प्रतिलोम क्या होता है, धारण क्या होता है, रेसिमीकरण क्या होता है, तीनों चीज को बताएंगे आपको इस वीडियो के लास्ट में। बस 5 या 2 मिनट की थ्योरी आपकी होगी कि कैसे होता है, क्यों इसको केवल प्रतिलोम बोला, SN2 को क्यों प्रतिलोम बोला हमने, केवल धारण क्यों नहीं होगा, रेसिमीकरण किसे कहते हैं, तो ये आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। ठीक है, SN2 अभिक्रिया में होता है। देखिए SN2 अभिक्रिया में हमेशा होता है ये रेसिमीकरण होता है। क्या होता है? रेसिमीकरण होता है। ये वाला रेसिमीकरण मतलब ये दोनों जिसमें होगा, प्रतिलोम धारण जिसमें होता है उसको क्या कहते हैं? रेसिमीकरण कहते हैं। तो SN1 में क्या होता है? रेसिमीकरण होता है, रेसिमीकरण होता है। ठीक है, यही थ्योरी में आपके अगले थ्योरी में आएगा कैसे क्यों कहा जाता है। तो जो प्रतिलोम धारण दोनों होता है उसे रेसिमीकरण कहते हैं। ठीक है, SN1 अभिक्रिया कितने पदों में होती है? ठीक है, SN1 अभिक्रिया हमेशा हमने बताया था कि SN2 अभिक्रिया कितने पदों में होती है? SN2 अभिक्रिया 2 पदों में होती है। तो SN1 अभिक्रिया कितने पदों में होती है? ठीक है, तो SN1 अभिक्रिया 1 पदों में होती है। ठीक है, क्योंकि एक अणु पर यह निर्भर करता है। SN2 अभिक्रिया कितने पदों में होती है? सॉरी, यहाँ पर पद पूछ रहा है तो ये गलत है। अगर कोटि पूछता तो SN1 की 1 कोटि होती। ठीक है, यहाँ कोटि जैसे पूछ रहा था कोटि, तो SN2 की कितनी कोटि होती है? 2 कोटि होती है। लेकिन यहाँ पद पूछ रहा है तो ये 2 पदों में होता है। आंसर बी होगा इसका, आंसर बी होगा। ठीक है, 2 पदों में होता है। पहले मध्यवर्ती बनता है और उसके बाद इसका अगला प्रोसेस होता है। ठीक, 2 होता है यहाँ पर। SN2 अभिक्रिया में कितने पदों में होती है? देखिए SN2 अभिक्रिया ये 2 पदों में होती है, 1 पदों में होता है। इसमें मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होता है, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है पेरोक्साइड का प्रभाव होता है। ठीक है, तो पेरोक्साइड का प्रभाव होता है किस पर होता है?
मार्कोनिको के अनुसार होता है, एंटी मार्कोनिको के अनुसार ए और बी। तो जब भी पेरोक्साइड की बात हो जाए तो एंटी मार्कोनिको होता है, आपका ऑप्शन होगा बी नंबर। पेरोक्साइड लिख दिया तो हो गया एंटी मार्कोनिको, पेरोक्साइड नहीं लिखेगा तो मार्कोनिको हो जाएगा। ठीक है। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराने पर बनता है। यह हम देखेंगे क्या होता है इसका। जैसे एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के शुष्क ईथर में कराने पर बनता है। इसके इस धातु में कराने पर क्या बनता है, जैसे हम ले लेंगे, हमने ले लिया एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड क्या होता है, C2H5, 2 कार्बन है तो एथिल होता है। अब Br ले लिया। एथिल ब्रोमाइड का भी कैसे कराना है, सोडियम धातु के साथ कराना है, यानी हमको Na से करा देना है, इसका रिएक्शन करा देंगे तो क्या बनेगा। तो एथिल ब्रोमाइड एक नहीं आता, ये 2 आएगा पीस, यानी C2H5 2 बार आएगा Br, एथिल ब्रोमाइड। अभी क्या करेगा, दोनों Br को लेकर के ये सोडियम है ये बाहर चला जाएगा, तो 2 Na आ गया इसके लिए। ठीक है। अब इसको हमने क्या कर दिया, शुष्क ईथर लिया, माने ड्राई ईथर ले लिया हमने, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर ले लिया। अब शुष्क ईथर में कराएंगे तो हमें क्या बनता है, उच्चतर एल्केन बन जाएगा, यानी दोनों जुट जाएगा। C4 देखिए इसकी वैलेंसी है खाली, इस कार्बन की वैलेंसी खाली, दोनों यहाँ पर जुट जाएंगे तो क्या बनेगा, C4 हो जाएगा, और जो H होगा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ से क्या बाहर निकल गया है, हमें 2 NaBr बाहर निकल गया है। ठीक है। तो किसका निर्माण हुआ, देखिए 4 कार्बन वाला क्या बोलेंगे इसको, ब्यूटेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूटेन, 4 कार्बन ब्यूटेन। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। ठीक है। ये आपका निर्माण हो गया। 9 क्वेश्चन हो गया। चलते हैं हम 10 क्वेश्चन की तरफ। दसवां, एसन अभिक्रिया की कोटि होती है। देखिए एसन अभिक्रिया जो होती है उसमें कितनी कोटि होती है, इसका एक कोटि होता है। एसन अभिक्रिया जो हमने पीछे देखा था इसकी कोटि 1 होती है। देखिए कितने पदों में होती है, तो 2 पदों में होता है, याद रखिए। कोटि 1, पद कितने, 2। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। ठीक है, 11 क्वेश्चन की हम बात करेंगे। CH3CH और CCHBr, CH3 होल ट्वाइस यानी होल ट्वाइस ये CH2 में यौगिक में Br की स्थिति की किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसको अगर वर्गीकृत करना है तो किस में करेंगे, एरिल में करेंगे, एलील में करेंगे, विनाइल में करेंगे, द्वितीयक में करेंगे, किस में करेंगे। देखिए अब क्या होता है, जब ये CH3 ये CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड हो गया, CH हो गया CH, और यहाँ पर जो C होता है ये बाहर हमने निकाल दिया। अब इसके C के साथ कौन लगा हुआ है, ये Br लगा दी। देखिए इससे कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी, तो आपको ये बनाना है। ठीक है। तो हमने एक Br इसमें जोड़ दिया। अभी देखिए इसकी कितनी वैलेंसी पूरी, 2 वैलेंसी। इसका मतलब ये जो Br है इससे लगा हुआ कार्बन से। अब यहाँ पर 2 जो CH3 है, 2 CH3 इससे लगा हुआ है। ठीक है। इस कार्बन की वैलेंसी पूरी। अब इसको हम लोग पूरा इस तरह से हमने बना दिया। ठीक है। अब जब भी इसको क्या करते हैं कि किसी भी यौगिक में Br की स्थिति किस रूप में वर्गीकृत, माने अगर Br की स्थिति देखा जाए तो यह इस कार्बन की हम लोग संकरण देखें, अगर पर संकरण, तो कार्बन की संकरण सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड क्या होता है, sp3। सिंगल बॉन्ड है तो sp3 होता है, डबल बॉन्ड तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड है तो sp होता है। तो sp3 संकरण है। अगर sp3 संकरण है तो ये एलील कहलाता है। कभी भी याद रखिएगा, Br की स्थिति अगर पता करना है तो Br जिससे जुड़ा है उस कार्बन की संकरण देख लीजिए। तो Br जिससे जुड़ा है उस कार्बन की संकरण sp3 है, sp3 है तो हमेशा ये क्या कहलाएगा, एलील कहलाएगा, एलील कहलाता है। ठीक है। इसमें क्या होगा, एलील, बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, एलील कहलाता है। तो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जब कार्बन, याद रखिए डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, सिंगल बॉन्ड से तो आपको पता ही है, जब कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो sp3 होता है, ये एलील होगा हमेशा। ठीक है। तो इसको एलील कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। प्राथमिक एल्कील हैलाइड निम्न में से किसे प्राथमिकता से करते हैं, माने जो प्राथमिक एल्कील हैलाइड होगा वो SN1 करेगा, SN2 करेगा, ये अल्फा विलोपन करेगा या नाइट्रीकरण करेगा। इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, SN2 अभिक्रिया हमेशा ए नंबर
सही है। ठीक है, ये हमेशा SN2 करता है। ठीक है, क्यों करता है? देखिए SN1 के लिए जब प्राथमिक एल्किल की हम बात करते हैं, प्राथमिक एल्किल की, तो देखिए ये SN1 यहाँ बता देते हैं, SN1 के लिए, SN2 के लिए जब हम डिग्री की बात करें तो SN1 के लिए क्या हो जाता है, ये 3 डिग्री, 3 डिग्री उससे बड़ा होता है, 2 डिग्री उससे बड़ा होता है 1 डिग्री। लेकिन जैसे हम SN2 की बात करते हैं तो उसमें होता है 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। ठीक है, तो प्राथमिक की जब भी बात करेंगे हम लोग, तो प्राथमिक देखिए प्राथमिक बढ़िया से ये करेगा SN2। ठीक है, प्राथमिक हमेशा बात करेंगे SN2 ज्यादा होता है, SN उसके बाद क्या होता है 2 डिग्री से 3 डिग्री। तो प्राथमिक मतलब 1 डिग्री, क्या हो गया? प्राथमिक मतलब बोलते हैं 1 डिग्री, इस प्राथमिक का मतलब 1 डिग्री। तो ये SN2 बढ़िया करेगा। अगर बात यहीं कर देता है क्या कि तृतीयक एल्कीन हैलाइड, तृतीय की बात है, 3 डिग्री की बात कर देता है, तो हो जाता है कौन सा? SN1। 3 डिग्री में सबसे ज्यादा सक्रिय या क्रियात्मक कौन सा होता है? ये होता है 3 डिग्री होता है SN1 के लिए, ये हो गया SN2 के लिए। अगर यहाँ क्वेश्चन पलट दे आपको तो ये हो जाएगा SN1। ठीक है, इस तरह आपको कितना क्वेश्चन हो गया? 12 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इस तरह हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन है कि मेथिल ब्रोमाइड AgF से क्रिया कराने पर मेथिल क्लोराइड एवं सिल्वर ब्रोमाइड बनाता है, यह अभिक्रिया कहलाती है। अब यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया CH3Br, CH3Br, इसका अभिक्रिया हमने AgF से करा दिया। ठीक है, तो क्या होगा? CH3 और यहाँ पर आकर फ्लोरीन जुड़ जाएगा, Br को हटा देगा और यहाँ पर AgBr बन जाएगा। ठीक है, AgBr बन गया, इसको सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मेथिल फ्लोराइड बन गया, ये बन गया मेथिल फ्लोराइड। तो इस अभिक्रिया को यहाँ हाइड्रोजन एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ हाइड्रोजन क्या हो रहा है? इस हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल रहा है, ये हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल रहा है, उसकी जगह पर कौन आ रहा है? F आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर जो बना वो हो गया मेथिल फ्लोराइड, यहाँ पर क्या है? मेथिल ब्रोमाइड। अब फ्लोराइड, यहाँ पर हाइड्रोजन आपस में, ये हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन को एक्सचेंज कर दिया। ये हाइड्रोजन क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो एक हाइड्रोजन ने दूसरे हाइड्रोजन के यहाँ पर क्या कर दिया? एक्सचेंज हो गया। ठीक है, इसलिए जब एक्सचेंज हुआ इसको बोलते हैं शॉर्ट अभिक्रिया। शॉर्ट अभिक्रिया में हाइड्रोजन एक्सचेंज होता है, वैसे याद रखिए, शॉर्ट अभिक्रिया जब भी होता है तो हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाता है। एक हाइड्रोजन ने दूसरे हाइड्रोजन को एक्सचेंज कर दिया, हटा दिया, विस्थापित कर दिया, यानी यहाँ से हटा दिया, एक्सचेंज कर लिया, स्थापित नहीं, एक्सचेंज कर लिया। तो ये Br यहाँ चला गया और ये F यहाँ आ गया। तो इस तरह की अभिक्रिया किसमें होती है? ये शॉर्ट अभिक्रिया में होती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा A। ठीक, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एल्किल हैलाइड किसके द्वारा एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है? देखिए एल्किल हैलाइड किसके द्वारा एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है, इसके बारे में। तो इसमें योगात्मक है, इसमें ऑप्शन दिया है योग, विलोपन, डिहाइड्रोजनीकरण और विस्थापन। तो इसमें क्या होगा? सॉरी, विस्थापन, प्रतिस्थापन। तो इसमें जब भी जो एल्किल हैलाइड, हाइड्रोजन यहाँ, हैलाइड यहाँ से हटेगा, इन हाइड्रोजन हटेगा, तब नहीं एल्कोहल का निर्माण होगा। यानी क्या होता है? प्रतिस्थापन। क्या हो जाता है? प्रतिस्थापन हो जाता है। तो कोई भी यहाँ पर देखिए, ये क्या है? R, ये है X, ये है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, X को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन कहते हैं। ये हाइड्रोजन है, RH होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो OH समूह आता है जो माइनस, इसको हटा करके यहाँ जुड़ जाता है, तो क्या बन जाता है? ROH, एल्कोहल का निर्माण होता है। तो जब ये एल्कोहल का निर्माण होता है तो ये क्या होता है? एल्कोहल बनता है। तो क्या हो गया? यहाँ पर प्रतिस्थापन हो गया, कौन सा? हाइड्रोजन। तो एल्किल हैलाइड किसके द्वारा एल्कोहल में परिवर्तित होता है? तो प्रतिस्थापन द्वारा। तो इसको हटा करके कौन आ गया? OH आ गया, इसको यहाँ से हटा दिया, तो किसका निर्माण हो गया? एल्कोहल का। ये एल्कोहल का है। अब R ग्रुप यहाँ कुछ भी हो सकता है, C2H5 ले लीजिए, CH3 ले लीजिए, मिथाइल ले लीजिए, इथाइल ले लीजिए, चाहे प्रोपाइल ले लीजिए, ब्यूटाइल ले लीजिए, R ग्रुप कोई भी ले सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन, प्रतिस्थापन। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन है 15 नंबर। निम्न में से कौन अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण उच्चतम होता है? मतलब किसका द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो उच्चतम होगा? तो इसमें दिया ऑप्शन CH3Cl2, ठीक है, CH3Cl3, CH3Cl और Cl4। तो Cl4 देखिए द्विध्रुव आघूर्ण होगा नहीं, क्योंकि 4 है, आपस में जुड़े हुए हैं, बनाए हुए इन्होंने, ये नहीं, क्या होगा? ये आपका ऑप्शन सही होगा, CH3Cl। ये क्या है कि मिथाइल है, यहाँ पर, यहाँ दो यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप हो, 2 हेलोजन आ गया, तो समान ये खींचेगा, तीखा होगा, इसकी द्विध्रुव आघूर्ण उच्चतम नहीं होगा। यहाँ पर 3 आ गया,
और उसका हमने जैसे देख लीजिए, मैंने लगा सी या सी एल इधर लगा दिया, एक सी एल इधर लगा दिया, इधर कौन सा है एच है कि एक एच इधर है। मैं इसको सामने लगा दूं तो द्विध्रुव आघूर्ण कम हो गया, क्योंकि यहाँ पर ब्रांच ज्यादा गया, सी एल का हाइड्रोजन का ब्रांच ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 2 यहाँ फोर्स लगा रहा है। यहाँ पर तो 3 हो गया। इस वाले ऑप्शन में देखा जाए तो सी है एक तरफ एच है, बाकी सी एल 3 तरफ है। और यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण नहीं बनेगा, क्योंकि हर तरफ ये बराबर फोर्स से खींचेगा, तो द्विध्रुव आघूर्ण उतना उच्चतम नहीं होगा, लेकिन उच्चतम नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर CH3 है, यानी सी के साथ इस वाले को बता रहा, यहाँ सी है और ये एक Cl है और चारों तरफ क्या है एच है, चारों तरफ 3 तरफ से एच है। अब इसमें द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, ज्यादा होगा, उच्चतम होगा, क्योंकि एक ही यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके वजह से। ये तो हाइड्रोजन ही चारों, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, इस तरफ 15 क्वेश्चन हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन और चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में है, निम्न में से यौगिक का गलनांक उच्चतम है, किसका गलनांक ज्यादा सबसे उच्चतम होगा। ठीक है, तो देखिए एक क्लोरोबेंजीन है, बेंजीन में Cl जुड़ा हुआ है, एक ग्रुप जुड़ा हुआ है क्लोरोबेंजीन। दूसरा है O माने डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो पर जुड़ा हुआ है 2 क्लोरीन। ठीक, उसके बाद है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, एक क्लोरोबेंजीन है लेकिन और क्लोरीन कहाँ जुड़ा हुआ है, मेटा पर। एक है पेरा डाइक्लोरोबेंजीन, तो ज्यादा अस्थाई ये हुआ, ज्यादा अस्थाई मेजर प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है ये मेजर प्रोडक्ट बनता है, कोई भी हम करते हैं तो मेजर प्रोडक्ट अस्थाई है, तो इसका गलनांक कुछ हो जाएगा, ऑप्शन कौन जाएगा, डी नंबर। देखिए ये बेंजीन है, रिंग है आपका, इसमें Cl जोड़ दिया क्लोरोबेंजीन, इसमें क्या ऑर्थो पोजीशन पे एक और क्लोरो जोड़ दिया, एक मेटा पोजीशन पे यहाँ क्लोरो जोड़ दिया इस पोजीशन पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेटा क्लोरोबेंजीन हो, डाइक्लोरोबेंजीन 2 क्लोरो आ गया। इस वाले में पेरा पर यानी यहाँ जुड़ता है, पेरा वाला में क्या बनता है, देखिए ये क्लोरोबेंजीन है और यहाँ पर Cl जोड़ दिया, तो क्या होगा मेटा क्लोरो, इसको बोलेंगे पेरा क्लोरो डाइक्लोरोबेंजीन, 2 क्लोरीन है। अब इसका गलनांक कम होता है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, यहाँ पर भीड़ क्या होती है, कम होती है। अब भीड़ कम होने से अस्थाई इसका ज्यादा होता है, यानी मेजर प्रोडक्ट ये ज्यादा बनता है, और ज्यादा मेजर प्रोडक्ट अस्थाई होगा तो इसको क्या, इसका गलनांक कुछ हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका सही है। कभी पेरा पर अगर होता है तो मेजर प्रोडक्ट होता है, याद रखिए मेजर प्रोडक्ट होता है वो, और उसकी क्या होती है कि अस्थाई होता है, अस्थाई होगा तो उसका गलनांक कुछ हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया मार्कोनिको नियम का पालन करती है। मान इसमें से कौन सा ऐसा अभिक्रिया है जो मार्कोनिको नियम का पालन करता है। ठीक है, आपको आंसर देना है इसमें। तो ये देखिए C3H6 प्लस Br2, C3Cl2, C3H6 प्लस HBr। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ये क्या करता है आपका अभिक्रिया मार्कोनिको रूल का ये पालन करता है। तो देखिए मार्कोनिको रूल का पालन कैसे करता है कि यहाँ देखिए CH3 है तो हमने कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो इसका HBr, अभी ये HBr है यहाँ पर C3 है, इसको अगर तोड़ दूं मैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2, इसको तोड़ दिया तो 3 कार्बन यूज कर लिया, और हाइड्रोजन 6 है तो 3 1 4 2 6 हो गया। तो ये इसका पूरा स्ट्रक्चर ये बन गया। ठीक है, इसका पूरा स्ट्रक्चर ये बन गया। अब जब इससे हम रिएक्शन कराते हैं, देखिए क्या होता है, हमको पता है किससे कराना है इसका रिएक्शन, HBr से। किससे कराना है, HBr से, प्लस HBr, ये प्लस है, HBr से कराएंगे तो देखिए क्या बनेगा। ये HBr से कराएंगे तो हमको पता है कि ये मार्कोनिको रूल क्या होता है, कहता है मार्कोनिको कहता है कि H वहां जाएगा जहां H ज्यादा है, H वहां जहां H ज्यादा, ये मार्कोनिको कहता है। आप क्या कहता है फिर Br कहां जाएगा, इसमें जो टूटेगा यहाँ से बॉन्ड टूटेगा नहीं इसके बीच से HBr से, तो H और Br जाकर जुड़ेगा इसमें। ये कब जुड़ेगा, जब यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा, 2 कार्बन की वैलेंसी खाली वहीं जाकर जुड़ेगा ये। तो Br वहां जाएगा वहां जहां पर क्या हो, H कम हो, ये मार्कोनिको कहता है। नियम है इसका कि मार्कोनिको ने कहा, वैज्ञानिक थे मार्कोनिको, उन्होंने एक नियम बनाया था, मार्कोनिको नियम कहा जाता है। तो अब दोनों यहाँ से टूट करके जाके जुड़ेगा। देखिए अब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो क्या हुआ, CH3 और CH, यहाँ से बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड यहाँ खाली, फिर यहाँ पर क्या हो गया CH2, यहाँ भी एक बॉन्ड खाली। अब क्या होगा कि यहाँ से जो HBr टूटा तो H और Br दोनों जाएगा। अब जाकर के साथ दोनों वैलेंसी देखिए खाली एक इस कार्बन की वैलेंसी इस कार्बन, क्योंकि यही डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड टूटा सिंगल बॉन्ड आ गया।
ठीक है, यहाँ पे जाएगा तो बोला कि एच कहाँ ज्यादा है, इस ग्रुप के साथ, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, जहां बॉन्ड टूटा उससे मतलब, जहां वैकेंसी खाली हुई वहां से मतलब है। तो कार्बन की एक वैलेंसी खाली हुई यहाँ पर, तब देखिए एच वहां जाएगा जहां पर एच क्या हो ज्यादा, एच ज्यादा कहाँ यहाँ पर, तो एच जाके यहाँ जुड़ जाएगा, बी आर वहां जुटेगा जहां पर बी आर क्या हो कम। तो देखिए यही मार्कोनी नियम का पालन कर रहा है। बाकी ये C4 तो करेगा नहीं, 4 है तो डबल बॉन्ड तो होना चाहिए, डबल बॉन्ड जिसमें होगा वही ना करेगा। अब देखिए यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा लेकिन यहाँ Cl2 है, HBr तो है ही नहीं, यहाँ पे Br2 है खाली, यहाँ तो H है ही नहीं। H और Br दोनों होना चाहिए तभी मार्कोनी नियम का पालन होता है, और डबल बॉन्ड होना चाहिए तभी वहाँ से बॉन्ड टूटता है और H वहाँ जाता है जहाँ H ज़्यादा हो, और Br वहाँ जाता है H कम। ये मार्कोनी को कहते हैं। ठीक, इसलिए ऑप्शन ये सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अब 18 नंबर सवाल, निम्न में से किस यौगिक का क्वथनांक सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो हमने इसका देखा था कि अगर देखिए ब्रांच अगर बढ़ेगा तो क्षेत्रफल घटेगा तो क्वथनांक घटेगा। ठीक है, अगर ब्रांच हमने बढ़ा दी, जितना ज्यादा ब्रांच होगा, याद रखिए ब्रांच बढ़ता है, ब्रांच बढ़ेगा जितना तो क्षेत्रफल क्या होगा घटेगा, और क्षेत्रफल अगर घटेगा क्षेत्रफल घटेगा तो क्वथनांक जो होगा, क्वथनांक दिख रहा होगा, तो क्या होता है इसका जो क्वथनांक होता है वो घटता है, क्वथनांक घटेगा। सीधी बात है, क्योंकि मोलर मास बढ़ता है, वंडरवाल बल क्या होता है बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा। हम पता है मोलर मास, अगर ब्रांच यहाँ से कम हो गया, अब इसमें देख लेना ऑप्शन कौन सा है जिसमें ब्रांच ज्यादा है, जिसमें ब्रांच तक सर्वाधिक होता है, किस यौगिक का क्वथनांक सर्वाधिक होता है, तो जिसमें ब्रांच कम है। ब्रांच बढ़ेगा तो क्षेत्रफल घटेगा, क्षेत्रफल घटेगा तो क्वथनांक घटेगा। तो इसमें देखिए किसका ब्रांच जो है वो क्या है कम है, जिसका ब्रांच कम है वो क्या हो सर्वाधिक हो, CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया। ब्रांच बढ़ेगा तो क्षेत्रफल घटेगा, ब्रांच बढ़ेगा तो क्षेत्रफल घटेगा। यहाँ पर देखिए CH3 है, CH है, ये ब्रांच में निकल गया। ठीक है, ब्रांच, ये डी नंबर ऑप्शन क्या होगा सही होगा। इसमें CH3 देखिए इसमें ब्रांच है, इसमें 3 CH3 है Cl के साथ में। ठीक है, यहाँ 3 Cl है, यहाँ ब्रांच निकलेगा, चाहे यहाँ पर 3 CH3 ग्रुप है एक कार्बन के साथ में, Cl3 हो जाएगा। ठीक, एक तरफ Cl है, 3 क्या है Cl3 लगा हुआ है अंदर में, ऑप्शन ये है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका जो ऑप्शन है वो पहला नंबर, जो दूसरा नंबर ऑप्शन है यहाँ पर C छूटा हुआ है, हाँ यहाँ C छूटा हुआ है, CCl है। क्यों, ये देखिए यहाँ पर कार्बन के वैलेंसी खाली नहीं है, एक तरफ Cl जुड़ा है, एक तरफ CH3 तीन तरफ जुड़ा हुआ है, तो CH तो रहेगा ना, CH3, तो यहाँ C छूट गया। ठीक है, देखिए ब्रांच इसका क्या होगा ज्यादा हो गया, ब्रांच जितना ज्यादा क्षेत्रफल घट गया, क्षेत्रफल घट गया तो क्या होगा उतना कम। कोई इधर से भी आकर के इधर से अटैक कर सकता, इधर भी अटैक कर लेगा, इधर भी अटैक कर लेगा, ब्रांच जितना ज्यादा रहेगा क्षेत्रफल घट गया, इसलिए आपका ब्रांच कम किस में है, इसमें है। ठीक है, CH3 CH2 ये लंबा चैन बनेगा, क्या बनेगा लंबा चैन, CH3 का लंबा चैन, इधर बना CH2 सिंगल बॉन्ड, फिर CH2 फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH2 फिर Cl आकर के जुड़ गया। देखिए अब ये लंबा चैन, ब्रांच इसमें नहीं है, लंबा चैन है ये, इसमें सब में ब्रांच है, बाकी सब में क्या है ब्रांच है, इसलिए क्या होगा ऑप्शन होगा डी नंबर। ब्रांच कम, याद रखिए जिसमें ब्रांच कम होगा उसका क्षेत्रफल कम होगा, क्षेत्रफल ज्यादा होगा, क्षेत्रफल ज्यादा तो क्या हो जाएगा क्वथनांक ज्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ब्रांच क्या है जिसका ज्यादा, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल बढ़ेगा घटेगा, क्षेत्रफल घटा तो क्वथनांक घटेगा। ठीक है, अब हम लोग 19वां सवाल है, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड का IPC नेम है। अब हमारे साथ तृतीयक ब्यूटिल का है, उसका तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड का IPAC नेम है। ठीक है, तो IPC नेम है तो इसमें कौन सा हो जाएगा 1,2-क्लोरो 2-मेथाइल प्रोपेन। ठीक है, तृतीयक ब्यूटिल, तो तृतीयक ब्यूटिल ऐसे ही बनता है, ये हो गया कार्बन, इसमें Cl जुड़ गया। ठीक है, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, और इसमें क्या हो गया कि यहाँ पे ब्रांच जुड़ गया 3 ब्रांच को जोड़ दिया कार्बन के साथ में, CH3। ठीक है, इसका नंबरिंग हम करेंगे, नंबरिंग ज़्यादा आना चाहिए, जैसे नंबरिंग कम हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, 3 नंबर, तो 2 क्लोरो क्या है
2 क्लोरो, 2 पर कौन है, क्लोरीन है, 2 क्लोरो और 2 मिथाइल, इसका कौन सा ग्रुप 1 2 3 देखा कितना भाग ले रहा है ये, ठीक है। तो 2 मिथाइल। प्रोपेन बोला क्योंकि ये 1 कार्बन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो 3 ही कार्बन भाग। आईपीसी में याद रखिए जितना कार्बन का चयन बनता है उतना ही कार्बन, ये कार्बन मत जोड़ दीजिएगा नाम में, तो 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन हो गया, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा हो गया, डी ऑप्शन हो गया इसका, ठीक है। अब जो ऑप्शन है आपके पास, इनमें कौन सा एल्कीन हैलाइड तीव्र दर पर जलीय केओच के साथ जल अपघटन कराने पर प्राप्त होता है, ठीक है। तो याद रखिए इसमें कि जितना इसमें डिग्री कम होगा, जितना भी डिग्री इसमें क्या होगा, कम होगा, वो क्या करेगा, तीव्रता से कौन सा एल्कीन हैलाइड तीव्र दर पर जलीय केओच के साथ जल अपघटन कराने पर प्राप्त होता है। तो जितना डिग्री कम होगा वो क्या होगा, तीव्रता से अभिक्रिया करेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर कौन है, नहीं, जितना डिग्री ज़्यादा होगा, कम नहीं, डिग्री माने इसमें डिग्री ज़्यादा जिसका होगा, जैसे 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है और 3 डिग्री होता है, तो जिसका डिग्री यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा, वो क्या हो जाएगा, तीव्रता से अभिक्रिया करेगा। तो यहाँ पर देखिए कौन कितने डिग्री का है, ये 1 डिग्री है, ठीक है, ये 1 डिग्री है, कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री। यहाँ पर CH2 ये भी क्या है, 1 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखिए जाए तो यहाँ पर ये CH2 ये भी है 1 डिग्री है। यहाँ पर देखा जाए तो ये है HBr, और HBr जिससे जुड़ा है उससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 2 कार्बन। इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए, ये तो 1 डिग्री दिख रहा है, इसका स्ट्रक्चर CH3 CH2, ये एक कार्बन हो गया, इससे एक Br हो गया, इससे एक CH3 हो गया और इससे एक H हो गया। तो देखिए अब जिस Br जिस कार्बन से जुड़ा है उससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 2 कार्बन जुड़ा हुए, तो 2 डिग्री, ये क्या है, 2 डिग्री, और 2 डिग्री है तो तीव्रता से अभिक्रिया करेगा। अब ये तो सब करेगा, लेकिन पूछा कि तीव्रता से अभिक्रिया कौन करेगा, तो एल्कीन हैलाइड हमेशा याद रखें जलीय विलयन के साथ अपघटन कराने पर तीव्रता से अभिक्रिया कौन करेगा, ठीक है, तीव्र दर से, जिसका डिग्री ज़्यादा हो। तो 2 डिग्री यहाँ पर है, तो डी ऑप्शन सही होगा इसका, इसका ऑप्शन होगा डी नंबर, क्योंकि इसका डिग्री क्या है, ज़्यादा है। अगर यहाँ पर 3 डिग्री रहता तो 3 डिग्री को टिक लगाइएगा, ठीक है। तो जितना डिग्री ज़्यादा उसकी तीव्रता से अभिक्रिया करेगा, ठीक है। तीव्रता का, अगर तीव्रता का क्रम देखा जाए, अभिक्रिया के तीव्रता का क्रम, अभिक्रिया का तीव्रता का क्रम, अभिक्रिया के तीव्रता का क्रम, तो सबसे पहले 3 डिग्री, उसके बाद कम 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो इसमें 2 डिग्री है, बाकी सब 1 डिग्री है, ठीक है। अब है क्वेश्चन आपका SN1 अभिक्रिया किसमें तीव्रता से होती है, SN1 अभिक्रिया, ठीक है। SN1 अभिक्रिया किसके तीव्रता होते हैं, तो SN1 का स्थायित्व क्रम देखिए, SN1 के लिए अभी बताया था आपको पीछे, SN1 के स्थायित्व का क्रम, ठीक है। SN1 के लिए स्थायित्व का क्रम जो आपको बताया था मैंने, वो था आपका 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये SN1 का स्थायित्व का क्या है, क्रम है। तो अब मुझे कह रहा है कि SN1 अभिक्रिया किसमें तीव्रता से होगी, किसमें ज़्यादा होगा, ठीक है, किसमें ज़्यादा होगा, इसमें 3 डिग्री होगा, ज़्यादा से होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब देख लीजिए कौन इसमें कितना है, फिर क्वेश्चन देखिए वही आ गया घुमा फिरा के, कितना डिग्री का कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर जिस कार्बन से Cl जुड़ा है उस कार्बन से 3 कार्बन, तो 3 डिग्री पहचान लीजिए, C2H5, एक CH, इस कार्बन से H जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से Br जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके साथ में Cl, C नंबर में C2H5 CH, यहाँ Cl छूट गया, ठीक है, Cl होगा यहाँ पर, ठीक है, तभी नहीं बनेगा ये Cl जिस कार्बन से जुड़ा, इस कार्बन से 2 कार्बन, तो ये हो गया 2 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर Br जिस कार्बन से जुड़ा उससे एक ही कार्बन जुड़ा हुआ तो हो जाएगा 1 डिग्री, Cl जिस कार्बन से जुड़ा उससे 2 कार्बन, तो ये भी हुआ 2 डिग्री, तो यहाँ पर 3 डिग्री है, इसलिए ज़्यादा। ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। इसकी अभिक्रिया की तीव्रता सबसे ज़्यादा होगी, जितनी डिग्री ज़्यादा उतनी तीव्रता क्रम, SN1 के लिए याद रखिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, 21 क्वेश्चन हो गया। तो अब क्वेश्चन है 22 नंबर कि जलीय NOH को क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर बनता है। तो हमने जलीय पर NOH ले लेते हैं, जलीय NOH को क्लोरोफॉर्म के साथ,
ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CH(Cl3), ये क्या कहलाता है, क्लोरोफॉर्म कहलाता है। अब क्लोरोफॉर्म फॉर्म को हमने क्या लेंगे, जलीय NaOH के साथ NaOH के साथ अभिक्रिया करा दिया, ठीक है। और इसको करा करके हमने हीट कर दिया। तो हीट करने से देखिए इसका जो प्रोडक्ट है ये क्लोरोफॉर्म है, याद रखिए क्लोरोफॉर्म। जलीय NaOH के साथ इसको हम गर्म कर देते हैं तो क्या बनता है, ये सबसे पहले क्या बना लेगा, ये इसका HCOOH बना लेगा, ठीक है। साथ में जो इसका सबसे पहले, और ये फर्दर अभिक्रिया कर लेगा, दोबारा अभिक्रिया करके बनाएगा HCOONA बना लेगा, ये बना लेता है, ठीक। पहले हमने हीट किया तो पहले क्या बनाया, HCOO बनाया, पहले जो बनाएगा तो HCOOH बना लेगा, यहाँ से जाकर जुड़ करके क्लोरीन यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है, HCO बना लेगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का निर्माण हुआ, फर्दर और छोड़ दिया उसमें तो HCOO यहाँ से Na जो निकला जाकर के जुड़ जाता है, ठीक। एक यहाँ से H को हटाएगा और जाकर के जुड़ जाएगा, ठीक। इसको बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट बोलते हैं। तो जब भी हम गर्म करेंगे तो HCOONA, ये नंबर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो 22 का क्या हो गया, ए हो गया। अब इस सवाल है 23 नंबर है, RX बंध की क्वथनांक एवं गलनांक का सही क्रम है, ठीक है। तो जितना ज्यादा मास रहेगा उसका उतना क्वथनांक और गलनांक होगा, याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा ढूंढ ली इसमें कौन सा है, जैसे आई यहाँ पर सबसे ज्यादा है, उसके बाद Br है, उसके बाद Cl है, उसके बाद F है, ये क्रम सही है, ठीक है। मास ज्यादा, क्योंकि देखिए क्या होता है, हाइड्रोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, मास बढ़ता है। जब मास बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर Ri है तो सबसे ज्यादा इसका क्या होगा, क्वथनांक और गलनांक हो जाएगा। तो ऊपर से नीचे आने पर याद रखिएगा, तो इसका सबसे ज्यादा ये ऑप्शन कौन सा हो गया, सी नंबर हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा प्रथम हेलाइड है। अब प्रथम हेलाइड अब देखना है, तो सबसे आसान क्वेश्चन है, कौन सा इसमें प्रथम हेलाइड है, आसानी से आप लोग इसमें देख सकते हैं, जो क्या हो, 1 डिग्री हो, कौन सा 1 डिग्री हो। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है 1 डिग्री प्रथम हेलाइड, तो यहाँ Br जो जुड़ा है उस कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये 1 डिग्री है। ये जो Br जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन एक और कार्बन से जुड़ा है, ये है 2 डिग्री। यहाँ Br जिस कार्बन से जुड़ा उस कार्बन से 3 और कार्बन जुड़ा, ये 3 डिग्री। तो बताइए प्रथम हेलाइड कौन सा, यही ना हुआ 1 डिग्री प्रथम हेलाइड। ये द्वितीय हेलाइड है, तृतीय हेलाइड है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ये वाला, ये ऑप्शन बी नंबर सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, ठीक। इसको हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन को, 25 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन का अस्तित्व का क्रम है, अस्तित्व का क्रम है। तो याद रखिए कार्बन का अस्तित्व क्रम क्या होता है, पहले 3 डिग्री, उसका 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री होता है, याद रखिए 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। कार्बन मतलब 1 डिग्री कार्बन प्लस है, ठीक है। तो ये क्या होता है कार्बन, जब यहाँ पर आई इस पर क्या हो, 3 CH3 ग्रुप जुड़ा हो, इसको 3 डिग्री बोलते हैं, ये 3 डिग्री हो गया। यही यहाँ कार्बन है, यहाँ पर CH3 2 कार्बन जुड़ा है, यहाँ H जुड़ा है, ये हो गया 2 डिग्री। फिर CG से जुड़ा है, ये CH3 है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर H है, और यहाँ पर क्या है H है, तो ये हो गया 3 डिग्री कार्बोनाइल, ये 2 डिग्री कार्बोनाइल, ये 1 डिग्री। ये अस्तित्व क्रम इस तरह से होता है इसका। सबसे ज्यादा स्थायी कौन होगा, 3 डिग्री कार्बोनाइल होता है। तो ये धनायन का निर्माण हो गया, यहाँ से क्या कर दिया, अपना H या कोई भी यहाँ पर जो जुड़ा था उसको त्याग कर दिया, प्लस बन गया ये कार्बन। ये 3 डिग्री कार्बोनाइल, ये 2 डिग्री कार्बोनाइल, ये 1 डिग्री कार्बोनाइल। तो कार्बोनाइल का अगर स्थायित्व क्रम हमेशा देखा जाए तो 3 डिग्री सबसे अस्थायी होता है, उसका 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो आपका ये 25 क्वेश्चन था, इस 25 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अभी एक बोला था इसमें का कि आपको इसको यहीं रहने देते हैं, ओके, लंबा वीडियो हो जाएगा फिर आप समझाएंगे। तो आपका ये 45 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर कोई हो दिक्कत तो आप मैसेज कर सकते हैं, और इसको बार बार वीडियो को देखिए और इसका ऑब्जेक्टिव कीजिए, ओके।
धन्यवाद।